हमारे वेयर हाउस में एक बार आग लग गई थी कुछ 12-15 महीने पहले। एक हफ्ते कोई डिलीवरी नहीं हो रही। जो मेरी टीम का डिलीवरी पर्सन है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हेल्प करे। वो तो बोलेगा भाई मेरा काम तो डिलीवरी करना, डिलीवरी नहीं हो रही, मैं तो घर पे बैठा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ। मेरे सारे डिलीवरी पर्सन आए, उनमें से कोई पहले पेंटर था, उसने वापस पेंट किया। कोई कारपेंटर था, उसने दरवाज़ा ठीक किया। किसी को ग्लास लगाना है, उसने ग्लास लगाया। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों आए हो आप पेंटिंग करने? कह रहे हैं सर मेरी भी तो कंपनी है। यूजुअली वी फाइंड दैट अ मिडिल क्लास फैमिली एक रेस्टोरेंट के मील में 1500 रुपया 2000 रुपया स्पेंड करने को ओके है। महीने का उतना ही स्पेंड बढ़ेगा अगर आप ऑर्गेनिक पे स्विच करें। गांव का किसान इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में सीड बचा रहे हैं, एक सीड बैंक बना रहे हैं। वो जो सीड बचा रहे हैं उसको फ्री में दूसरे किसानों को दे रहे हैं कि यार तुम भी उगाओ, तुम्हारे 50 साल पहले ये उगाते थे, तुम भी उगाओ। उनको हेल्प कर रहे हैं इसको उगाने में। यहाँ पे एक बड़ी कंपनीज है वो पेटेंटिंग कर लेते हैं, वो पेटेंट कर रही है, वो बीज दे रही है, वो जो उसको किसान को बीज दे रही है उससे अगली साल फसल भी नहीं निकलेगी। हम सब एक स्क्रिप्ट के साथ बड़े होते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ और एक कंफर्टेबल लाइफ जियो। और ज्यादातर लोग इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रुककर कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। सवाल जैसे, क्या जिंदगी का सिर्फ यही एक मकसद है? क्या जीवन जीने का सिर्फ यही एक तरीका है? क्या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? हम हर रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि वो आता कहां से? और जो किसान हमारे लिए अनाज और खाना उगाते हैं वो खुद कर्ज में क्यों है? अगर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बना तो फिर किस लिए? आज एफआई स्टोरी टेलर्स पर हम स्वागत करेंगे ऐसी दो शख्सियतों का जिन्होंने सिर्फ अपनी करियर चॉइसेस नहीं बदली, अपने सवाल बदल दिए। आईआईटी दिल्ली से निकले दिवीश, जिन्होंने करोड़ों की कॉर्पोरेट रेस नहीं चुना फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी को। और दूसरी तरफ राज, जिन्होंने अपना फिल्मिंग बैकग्राउंड छोड़कर कॉन्शियस लिविंग को चुना। दोनों मिलकर चलाते हैं स्वदेशी वे, एक ऐसी मुहिम जो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड की बात नहीं करती, वो बात करती है खाने की, किसानों के और गांवों के साथ हमारे रिश्ते की, उसको समझने की और उसको और मजबूत करने की। आइए स्वागत करते हैं। चलिए, स्वागत है दिवीश जी और राज जी आपका एफआई स्टोरी टेलर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। हमारे पास एक सवालों के ढेर हैं, तो लेकिन शुरुआत बड़े बेसिक सवाल से करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने सुना है, लेकिन बहुत कम हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं या उस इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं। आप एक फिल्म मेकर के तौर पे आपने अपना करियर शुरू किया, आप आईआईटी से आते हैं, तो कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ? आपसे शुरुआत करते हैं। मैं बेसिकली फिल्म्स बनाते बनाते लाइफ को क्वेश्चन करने लगा था। ट्रैवल काफ़ी कर रहा था, अलग अलग लोगों से मिल रहा था, एंड इंडिया के रूरल एरियाज़ में गया था, गांव वगैरह में। एंड इन जनरल दो चीज़ों पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी लाइफ को क्वेश्चन कर रहा था कि स्पिरिचुअलिटी ये सब नया नया समझने को आया था सडनली। तब उस टाइम पे यूट्यूब पे सदगुरु की वीडियोस चल रही थी, बहुत वायरल हो रही थी। तो ही यूज्ड टू रियली लाइक, आप कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, आप सवाल करने लगते हो। तो ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 8 साल पहले, 8 साल पहले, तो 9 साल पहले, 2018-19 ऐसा है। हाँ, अच्छा। around that time. So I was anyway questioning a lot. तो ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है जो सिर्फ 2-3 साल के बाद एक 3 घंटे की एंटरटेनमेंट पीस बने। तो अगर मैं 2-3 साल काम करता हूँ किसी चीज़ पे, तो पे एक्चुअली ज़्यादा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे सवाल मैं पूछने लगा था अपने आप से। एंड दैट्स हाउ मैं स्लोली एंटरटेनमेंट छोड़कर पहले हेल्थ की तरफ एंड फिर वहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रूरल इम्पैक्ट की तरफ मैंने जर्नी लिया। तो लेकिन वो हेल्थ की तरफ वो क्या शब्द था? तो वैसे ऑलरेडी मेरा फिल्म का स्किल था ही, वीडियो बनाना का। देयर वाज अ चैनल कॉल सात्विक मूवमेंट व्हिच इज अनदर यूट्यूब चैनल, एंड उनके बहुत सारे हेल्थ वर्कशॉप्स होते हैं
तो वहाँ पे मेरी वीडियो स्किल्स, एंड तब यूट्यूब सोशल मीडिया काफ़ी नया था, तो मेरे वीडियो स्किल्स वहाँ पे अच्छे से सेट हुए। एंड वी स्टिल इन टच, लाइक सात्विक मूवमेंट के थ्रू ही हम भी मिले, एंड हमारी थर्ड को फाउंडर है वो भी उसी के थ्रू हमको मिली है। सो सात्विक मूवमेंट एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है, हमको साथ मिला। तो आप आईआईटी से आते हैं। आईआईटी तो इस देश में ज़्यादातर पेरेंट्स का यही गोल होता है कि हमारा बच्चा भी आईआईटी आईएम चला जाए। आप आईआईटी गए, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ होगा और आप पहुंच गए, आपने वहाँ पे पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की, और उसके बाद वहाँ पर लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मेरे को ये एमएनसी में पैकेज मिल जाए, वो एमएनसी में पैकेज मिल जाए, आपका प्लेसमेंट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर कैसे शिफ्ट हुआ? सो मुझे कॉलेज टाइम में ही पता चल गया था कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी। ये क्लैरिटी तो मुझे फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही आ गई। और ये कैसे आई? तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में एक रूरल इंटर्नशिप पे गया था। उत्तराखंड के अपर पहाड़ों पे सिमायल एक गांव है, वहाँ पे एक एनजीओ है चिराग, वहाँ मैं काम कर रहा था। गया मैं, मेरा कोई इम्पैक्ट कोई पर्पस नहीं था। मुझे लगा यार घूमने। पहाड़ कितना कूल होगा, क्या कूल स्टोरी होगी कि बाकी सब लोग कहीं लैब वैब में कुछ घिस के कुछ काम वाम कर रहे हैं, और भाई ये लड़का 2 महीने पहाड़ों में गांव में रह के आ रहा है और असली ऑफबीट जिंदगी जी रहा है। तो मैं गया कि वापस आके जब कॉलेज कहानी बताऊंगा ना, मैं बन जाऊंगा कुएं गाय। दैट वाज द इंटेंट, जिसकी वजह से मैं गया, पर वहां जाके जिंदगी बदल गई। जो स्पेशली पहाड़ों पे जो गांव है, इतने कम रिसोर्सेज में वो जो जिंदगी जी रहे हैं और जो ग्रैटिट्यूड है उनके मन में उस कम्युनिटी के लिए, उनके आसपास के लोगों के लिए, नेचर के लिए, वो मुझे डे टू डे लेवल पे फील हुआ। मैं एक फैमिली के साथ रह रहा था, बहुत ही कच्चा सा मकान, 3 टाइम मुझे खाना दे रहे हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना वहाँ पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे वहाँ पे जो मेरा डे टू डे काम था उसमें मुझे अलग अलग घरों में जाके इंटरव्यूज लेने होते थे। वहाँ पे जो औरतें हैं वो काम जो है उनके इंटरव्यू लेने होते थे कि वो जो गाय पाल रही हैं वो कैसे पाल रही हैं। पहाड़ों पे घर बहुत दूर दूर होते हैं। अब एक घर यहाँ है, फिर दूसरा घर जाना है, दूसरे गांव 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना है। मैं डेली 15-15, 20-20 किलोमीटर पहाड़ों पे पैदल चलता था। और यहाँ पे तो आपके पास मैप्स है, सीधी सीधी रोड है, वहाँ तो आप इस पहाड़ से ऐसे ऐसे कहीं जा रहे हो तो रास्ते नहीं पता होते थे। तो अब मान लीजिए मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता था मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, कहाँ जाना है। मुझे कोई घर दिखा, मैं वहाँ गया, मैंने बोला मुझे फला साहब क्या जाना है, इनके घर का रास्ता किधर से है? तो वो बोलते थे अच्छा तुम यहाँ से नहीं हो क्या? मैंने कहा नहीं। हम छोड़ के आते हैं। नहीं, तो वो बोलते थे तुम थके हुए लग रहे हो, पहले कुछ खा लो। तो फ्रूट्स दे देते थे, कुछ मट्ठा पीने को दे देते थे, लंच का टाइम में तो बैठ के खाना खिला देते थे। और फिर अगर दूर का तो आधे रास्ते तक छोड़ते थे कि देखो वो घर दिखा है ना, वहां जाना है। तो मुझे लगा यार इनसे मैं केवल रास्ता पूछने के लिए आया, और इतना जेनरोसिटी मेरी तरह कोई जरूरत नहीं है उसको ये करने की। क्योंकि हमारे पास सिटीज में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं ज़्यादा। एग्जैक्टली, उनको पता है, उनके उनके वर्ल्ड व्यू या उनके कल्चर में है कि ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भरोसा है। जो मेरे घर आएगा मैं उसकी मदद करूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी कोई अपने आप आ जाएगा मेरी मदद करने। ये जो फील है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हिट कर, एंड मुझे समझ में आ गया कि मुझे शहर की लाइफ, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी। उस एनजीओ के लोग जो काम कर रहे थे उनके प्रति उस गांव वालों में जो एक ग्रैटिट्यूड था, मिल के काम कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा काम कर रहे, इतने खुश थे वो लोग काम करते हुए। तो मुझे लगा मुझे ये खुशी चाहिए। वो खुशी के ही पीछे अभी तक वो खुशी कैसे मिलेगी उसी की जर्नी काइंड ऑफ चल रही है। सो एक बार अगर वो एक्सपीरियंस हो जाए और वो दिल को छू जाए तो आपको ये तो पता है फिर आसान डिसीजन बहुत आसान रहता है। तो मेरे लिए बहुत ही क्लियर था। वहाँ से मैं वापस आया, एक कॉर्पोरेट कंपनी थी उसमें गया, किसी मतलब वो ट्रेनिंग वेनिंग दे रहे थे हमारे कॉलेज के बच्चों की। तो मुझे इतना कॉन्ट्रास्ट दिखा दोनों में, तो मैं समझ गया ये रास्ता तो नहीं है, रास्ता यही है। फिर अगले 3-4 साल बहुत सारे एनजीओज के साथ काम किया, गाँव में जाके अलग अलग जगह काम किया। वो सब करके बहुत सारी ह्यूमिलिटी भी आई। जब वो पहली इंटर्नशिप करी थी तब मुझे लगा था ना यार मेरे पास इतना आईआईटी में चल रही हूँ, मैं तो टॉप हूँ, मैं तो ये बनाऊंगा। और एक्चुअली शायद आप खुद भी ना समझे, आपको ऐसा
समझा दिया जाता है, समझा दिया जाता आपको इस तरीके से एक इकोसिस्टम आपके आसपास बना दिया जाता है कि आपका माइंडसेट वैसा हो है। जाता है। बिल्कुल। तो मुझे सेकेंड तरीके से लगा कि यार ऐसा कुछ सोल्यूशन बनाएंगे, करेंगे, पूरे गांव बदल देंगे। फिर जब एक्चुअली बनाया और जितनी भी चीज़ें कॉलेज में ट्राई करी, पूरे दिल से ट्राई करी, सब फेल, एक भी चीज़ नहीं चली। तब मुझे समझ में आया कि कॉलेज में एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाना आसान काम है और इंसानों की जो प्रॉब्लम या गरीबी की प्रॉब्लम, रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, तो मुझे समझ आया पहले मुझे सीखना पड़ेगा। करेक्ट। पहले एक स्टूडेंट बन के सीखना पड़ेगा कि ये सब किया कैसे जा रहा है। फिर मैंने एक एनजीओ ज्वाइन करी, वहाँ 3 साल काम किया, फिर फाइनली ऑर्गेनिक फूड स्पेस में ये जर्नी शुरू हुई। आपने नहीं पहाड़ियों पे आपने रिसोर्सेज की बात की, एक मुझे किस्सा याद आता है। हम एक बार हरकीदुन एक ट्रैक होता है उत्तराखंड में, वहाँ गए, 6-7 दिन का होता है, कुछ 60-70 किलोमीटर का। तो वहाँ पर जब हम थोड़ा चढ़े, एक गांव क्रॉस कर रहे थे पहाड़ी पे, एक बच्चा आया भागकर और बोला कि अंकल मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, कोई दवाई है क्या आपके पास? तो अमूमन जब हम ट्रैक पर जाते हैं सबके पास अपना एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो मैंने निकाल कर उसको दे दी। तो फिर एक बच्चा आया कि मेरे को बुखार हो रहा है और आपके पास कोई दवाई है क्या? तो मैं गाइड से पूछने लगा, मैंने कहा यार यहाँ पर काफी बीमार लोग हैं। तो बोला कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं है, ना उसके पेट में दर्द था ना इसको बुखार है। एक्चुअली यहाँ पर आसपास कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है, जब कोई लोग गुजरते हैं तो उनसे दवाइयाँ लेकर अपने पास एक बैंक बना लेते हैं, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो उनका सेवन कर लें। तो रिसोर्सेज की इतनी दिक्कतें हैं पहाड़ियों पर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको स्वदेशी वे को कितने दिन हो गए? स्वदेशी वे हमने शुरू किया था 2024 अक्टूबर, 2 years नियरली। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 2 इयर्स। years। उसके तो अभी तो पहले जर्नी तो इतनी अलग लंबी था। नहीं है, 2 साल की जर्नी है। ऑरोविल की जर्नी बताइए अपनी। ऑरोविल आप ये आईआईटी के बाद गए, पहले गए? आईआईटी के बाद गया, सो आईआईटी से पास आउट हुआ, हम्म, आईआईटी से पास आउट हुआ, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना था। जी। पता था अभी उतनी औकात है नहीं, किसी और के साथ काम करके सीखना पड़ेगा। 2.5 साल एक एनजीओ में काम किया, तो वहाँ पे काम करके मैं समझ गया कि ये जो मैं करना चाहता हूँ वो इस तरीके से नहीं हो सकता। समहाउ मुझे ऑरोविल के बारे में पता चला। मेरी एक दोस्त है, वो ऑरोविल में रहती है, अभी भी रहती है। उसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि वो एक ऑरोविल के लिए एक फंड क्रिएट करना चाहते हैं एंड दे वांट वॉलंटियर्स हु कैन हेल्प। तो मैं उनके साथ हेल्प करने लग गया। पहले ऑनलाइन करता था, फिर उनका ना काम करने का तरीका ही अलग था। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, नया नया काम कर रहे हैं और हमें सोचना है कि लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लोन मिलेगा, जो ऑरोविल में अच्छा काम कर रहे हैं उनको लोन मिलेगा। हमें सोचना है लोन कितने परसेंट इंटरेस्ट पे हो। नॉर्मल तरीका क्या होगा, मैं कोई भाई एक्सेल शीट निकालूंगा, सोचूंगा कि क्या नंबर वर्क कर रहा है बिजनेस सेंस से। उन्होंने क्या किया, ऑरोविल का एक ड्रीम है, उसमें लिखा है कि ऑरोविल किस तरीके का ऑरोविल वो बनाना चाहते हैं, जिन्होंने शुरू किया था, जो फाउंडर है उसकी, द मदर। हम लोग 6 लोग कॉल पे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। एक इंसान ने ड्रीम पढ़ा कि ऑरोविल का ये ड्रीम है, और फिर एक इंसान ने सवाल पढ़ा। अब हम आंख बंद करके बैठे हैं कि ये ड्रीम सुन के और ये सवाल सुन के अंदर क्या हो रहा है। 1 मिनट बाद मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, यार जो लोन जिसको दे रहे हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, उस पर इंटरेस्ट नहीं डाल सकते। एंड हर कोई मान गया। अब ये बात बिजनेस सेंस बिल्कुल नहीं बनाती है। ब्यूटीफुल। ये बात अगर आप ग्रुप में बैठे हो, आपके साथ वाले तभी समझ सकते हैं जब वो खुद उस मोमेंट में इतने प्रेजेंट हो। तो ये जो काम करने का तरीका है ना, कि जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने अंदर जा रहे हो, लॉजिकली नहीं सोच रहे, एक अंदर से आवाज आ रही है और उस आवाज को सुनने की हिम्मत भी है, ये मुझे ऑरोविल में जाके समझ में आया कि यार ऐसे भी काम किया जा सकता है। और ये बहुत ही डिफरेंट होता अगर ये किसी एमएनसी के बोर्ड रूम में यही डिस्कशन एग्जैक्टली। लोग बोलते क्या पागल हो गया भाई तुम। बिकॉज अप्रोच इज अ वेरी डिफरेंट ना। वहाँ आप ब्रेन के टूल को ऑन करते हो एंड कैलकुलेशन करके डिडक्शन करके एक कंक्लूजन पे आ रहे हो। करेक्ट।
Here it is not a logical intellectual approach. This is a energy या Humane rather. Yeah. intuitive approach where you are allowing something to emerge from you. And I think funny enough, this is the wisdom, this is the natural wisdom of rural communities. And this is what we are missing in urban areas, where they intuitively they listen to what is really coming out of their system, Correct. which is not just governed by intellect. And I think we are living in a world which is more governed by intellect only, calculations, deductions, logic only. Numbers. Yeah. तो मुझे ये लगा कि यार ये तरीके से कैसे काम करते हैं ये सब सीखना है, और ये तो भाई दिल्ली विल्ली में तो कोई सिखा नहीं रहा है, तो इसके लिए तो ऑरोविल जाना पड़ेगा। फिर मैं 2.5 साल ऑरोविल में रहा। आई थिंक बेस्ट टाइम मैं जितना उस 2.5 साल में सीखा हूँ, नॉट जस्ट काम कैसे किया जा सकता है, कैसे आप बहुत बड़ा विजन जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो उसको भी आप अपने अंदर कैसे होल्ड कर सकते हो। भले दूर दिख रहा है, पता ही नहीं पहुंच सकते, सदियां लग जाएंगी, पर फिर भी आप उसको होल्ड कर पाओ और आप आज के टाइम में एक्शन ले सको जो उस डायरेक्शन में जा रहा हो। ये सारी चीज़ें मैंने उन 2.5-3 सालों में सीखी। उसके आई थिंक अगर वो नहीं होता तो मैं स्वदेशी वे या फिर हम वो काम ही नहीं कर पाते। मतलब मेरे दिमाग में आता ही नहीं ये सब। हम जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं होता मेरे लिए तो पर्सनली। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट Yeah. So now that we are into deep conversations, राज आप मुझे बताइए, हाँ. think it through. Okay. Raj, what is the difference between achievement and fulfillment for Raj? I think achievement is a mental concept. Fulfillment is an actual felt reality. Achievement के लिए you and I have to agree कि ये गेम है, ठीक है, और ये गेम में ये रूल्स है, तुम गोल स्कोर करोगे तो तुम जीतोगे, या फिर तुम इतने रन्स बनाओगे तो तुम जीतोगे, नहीं बनाओगे तुम हारोगे। तो ये सब रूल्स आपने मेरे दिमाग में डाल दिए। अब मैं ये रूल के हिसाब से गेम खेला, जीता तो अचीवमेंट, नहीं जीता तो नॉट अचीवमेंट, ऐसा। बट फुलफिलमेंट मुझे सिर्फ गेम खेल कर भी फील हो सकती है। मज़ा आया कि एक एक शॉट ऐसे मारना है, फुटवर्क ऐसे करना है, बैट को टाइमिंग करनी है, बॉल को टाइमिंग से मारना है, मिडिल ऑफ द बैट से लगाना है। बस एक मिडिल ऑफ द बैट शॉट लग गया तो मैं फुलफिल हो सकता हूँ। बट अचीव करने की कुछ ज़रूरत नहीं है उस फुलफिलमेंट के लिए। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सो दैट्स हाउ वी आर नाउ प्रोग्रेसिंग। ओके, तो आप जैसे जनरली आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्राफ होता है, ठीक है, तो उसमें लर्निंग्स होती हैं, अनलर्निंग्स होती हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं। What do you think will make your model particularly more sustainable in the long run? I think important catch here, because even the way we are pricing our products, हम चाहते नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड महंगा हो। तो नहीं, महंगा नहीं, सस्टेनेबल। आई एम गिविंग यू अ फुल स्टोरी। आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन थोड़ा घूम के। अच्छा। सो वन एंड ऑफ आवर मॉडल इज कि फार्मर को अपने हक का पैसा मिलना चाहिए। सो 60% ऑफ एनी ऑर्डर वैल्यू गोज टू द फार्मर ग्रुप, बचता है सिर्फ 40%। एंड वाई वी कीप ओनली 40% ऑन टॉप ऑफ इट, विच इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर बिजनेसेस, बिकॉज हम चाहते हैं कि कस्टमर ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा प्राइस पे नहीं करना चाहिए। सो आज के डेट में व्हाट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल दैट ऑर्गेनिक फूड कैन बी, ये प्राइस पॉइंट हम लेके आए हैं। सो आई थिंक अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि हम फार्मर को भी बहुत पैसा दे रहे हैं, कस्टमर से ज़्यादा पैसा ले नहीं रहे। सो एवरीथिंग इन द मिडिल हैज़ टू बी सुपर एफिशिएंट। तो हमारा काम ये नहीं है कि कस्टमर को ज़्यादा पैसे लेके प्रॉफिट कमाओ। हमारा काम ये है कि हमारे जो ऑपरेशंस है, हमारा जो पूरा बैक एंड है, इसमें इतनी एफिशिएंसी लाओ, इसमें इतना कॉस्ट रिडक्शन करो, दैट विल मेक आवर बिजनेस सस्टेनेबल। सो कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर? I think you can get in the. सो आई वुड से इस इतने में करने में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बिजनेस वाइज बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत है। मतलब फॉर एग्जांपल आई नो कहाँ कितना पैसा जा रहा है
कितना पैसा बच सकता है, 30 लाख पे है तो कितना जा रहा है, 70 लाख पे है तो इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड बिजनेस सेंस। ये तो करने की जरूरत है ही है, कैसे सिस्टम को कैसे ऑटोमेट करें। अभी तो एआई का टाइम आ गया है, जी हाउ डू वी ऑटोमेट एज मच एज पॉसिबल सो दैट कॉस्ट आर लो, दैट इज डेफिनेटली नीडेड। सेकेंड थिंग ऑल्सो विच इज स्लाइटली अनकन्वेंशनल बट इस तरीके से काम करने के और भी फायदे होते हैं। जैसे हमारा फोकस, जैसे अभी हमने बताया, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। एक कन्वेंशनल बिजनेस जो है वो बहुत फियर माइंडसेट से काम करता है। जी यार मैंने अगर इसको ना 10% डिस्काउंट नहीं दिया, ये इस महीने कहीं और से ले लेगा, एक या बार मेरा कॉम्पिटिटर 20% दे रहा, मेरे को इतना तो देना ही देना ही पड़ेगा। हम्म, इसमें क्या है, इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट है। हम्म, आप ये फंडामेंटली अज्यूम कर रहे हो कि कस्टमर को आप पे ट्रस्ट नहीं है, तभी तो वो जा रहा है ना। दूसरा तरीका है, आप ये अज्यूम करो हम ट्रस्ट पे काम करेंगे। एक बार ट्रस्ट पे काम हो गया, एक बार उसको यकीन हो गया, वो मुझसे खरीदेगा, बहुत सारी चीजें खरीदेगा, बार बार खरीदेगा, मुझे उस पर पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जिस तरीके से बिजनेस रन हो रहा है, एंड ऑब्वियसली आई वुड से हर कस्टमर को हमारी वैल्यूज बात समझ में नहीं आती। जिसको समझ में आती है वो टिकता है, वो कहीं और नहीं जाता। तो इफ़ आई जस्ट कंपेयर एक नॉर्मल D2C ब्रांड जो कुछ प्रोडक्ट सेल करता है और हमारे कंपैरिजन में जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, वो जो मंथली ऑर्डर वैल्यू है अभी वो 2,500-3,000 रुपये के आसपास है। दूसरे बिजनेस की इसकी आधी होगी। हमारा एक ऑर्डर 1,500-1,600 रुपये का होता है। जेप्टो ब्लिंकिट का एक एवरेज ऑर्डर 600-700 रुपये का होता है। सो जो ट्रस्ट है ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए ज़रूरी है। इट ऑल्सो मेक्स बिजनेस सेंस। अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें लोग आपको ट्रस्ट कर सके, आपकी और सारी कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब इवन दिस क्या, मेरे टीम में पिछले 4 सालों में केवल एक पर्सन टीम छोड़ के गया है। दैट ऑल्सो बिकॉज शी वांटेड टू डू एन MBA। बिकॉज कल्चर ही ट्रस्ट पे बेस्ड है, किसी को छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे वेयर हाउस में एक बार आग लग गई थी कुछ 12-15 महीने पहले। एक हफ्ते कोई डिलीवरी नहीं हो रही। जो मेरी टीम का डिलीवरी पर्सन है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हेल्प करे। वो तो बोले भाई मेरा काम तो डिलीवरी करना है, डिलीवरी नहीं हो रही, मैं तो घर पे बैठा हूँ सैलरी ले रहा हूँ। मेरे सारे डिलीवरी पर्सन आए, उनमें से कोई पहले पेंटर था, उसने वापस पेंट किया। कोई कारपेंटर था, उसने दरवाज़ा ठीक किया। किसी को ग्लास लगाना है, उसने ग्लास लगाया। और मैं वहाँ खड़ा और मैं देख रहा हूँ यार, बिना पूछे हमने बिना पूछे किसी हमने से उनको नहीं बोला, एक्सपेक्टेशन नहीं था, किसी को बोला नहीं था आ जाओ, आ गए। खुद ही आ गए। और मैं वहाँ वेयर हाउस, और मैं तो ऑब्वियसली इतना ना बड़ा झटका है, लाखों का नुकसान हो गया, वेयर हाउस में आग लग गई। और मैं खड़ा देख रहा हूँ कि यार ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों आए हो आप पेंटिंग करने? कह रहे हैं सर मेरी भी तो कंपनी है। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं मानता था, मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि डिलीवरी वाले को फर्क नहीं पड़ता, बट मे भी जिस तरीके से हमने अपनी टीम का कल्चर बनाया है उसको भी लगता है कि वो उसकी कंपनी है। अब हमने हमारे जितने डिलीवरी पर्सन 2 साल से ज़्यादा रुके हुए हैं, हमने उन सबको इक्विटी दी है। हमारे टीम का हमारे टोटल इक्विटी का 0.1% हर डिलीवरी पर्सन के पास है। हर डिलीवरी पर्सन, हर पैकर, वेयर हाउस के हर एम्प्लॉय के पास 0.1% इक्विटी है। तो उनको भी दिखता है। तो आप पर ये ना कोई जेनरोसिटी या महानता का काम नहीं है, ये एक तो रिश्ता है, वो तो है ही, पर ये बिजनेस सेंस बनाते, कोई छोड़ के ही नहीं जा रहा है हमारी टीम को। कितना टाइम बच रहा है जस्ट बिकॉज मुझे हायरिंग बार बार नहीं करनी। और वो दे विल बी मोर एफिशिएंट। आई मीन आवर वेयरहाउस टीम इज अ ड्रीम टीम। बिना बात करे द वे दीज गाइस कोऑर्डिनेट, खाली पता नहीं उन्होंने क्या साइन लैंग्वेज बनाई है क्या है, ये इधर से बॉक्स निकालता है, वो उधर से पैक करता है, इधर टेप मारता है, किसी का कोई बैठ गया तो वो वहाँ जाके उसका काम कर लेता है। देयर इज नो सच थिंग ये तेरा काम ये मेरा काम। आई मीन एवरीबडी, बट वेयर हाउस टीम पे मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इट्स अ मोर हैंड्स ऑन जॉब। करेक्ट। तो दे एवरीबडी डज एवरीथिंग। अच्छा एक बात बताइए राज, स्पेशली यू, हम जैसे रोज हम सब खाना खाते हैं, है ना? खाने के साथ आप अपने कंज्यूमर का या आम तौर पर लोगों का क्या रिश्ता देखते हैं, और कैसा रिश्ता होना चाहिए? जैसे जनरली मैं बताऊं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो प्रोबेबली शायद अमूमन आप नहीं सोचेंगे खाना आ कहाँ से रहा है,
ये जो रोटी बनी है गेहूं कहाँ से आया होगा, है ना, या ये जो मैं सब्जी खा रहा हूँ, भिंडी खा रहा हूँ, ये कलर वाली भिंडी है, असली भिंडी है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कहाँ से आई होगी, वो सब चीज़ें शायद हम नहीं सोचते आमतौर पर। सो योर क्वेश्चन इज क्या रिश्ता होना चाहिए? हाँ, क्या रिश्ता आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, ओके, और क्या रिश्ता आपको लगता है कि होना चाहिए? थिंक कि रिश्ता आसपास तो मैं ये देख रहा हूँ लेकिन ऐसा होना चाहिए शायद प्रोबेबली। एक ये हो सकता है कि फार्मर के बारे में भी सोचो, बट बेयर बेसिक अपनी तो सोच लो, ये तो रिश्ता होना ही चाहिए। अंदर क्या जा रहा है? अंदर क्या जा रहा है? हाँ। 2 मिनट के स्वाद के लिए जिंदगी भर का पछतावा हम्म, का रिस्क ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ये इतना तो बेसिक हर किसी का रिश्ता होना चाहिए। हम्म, या कुछ 10 रुपए बचाने के लिए मैं कितने लाखों का हॉस्पिटल बिल का रिस्क ले रहा हूँ, इतना बेयर बेसिक मुझे लगता है इतना सा रिश्ता होना चाहिए कि मैं क्या डाल रहा हूँ मेरे बॉडी के अंदर, इससे मेरा कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, बस इतना आई वुड से। फिलोसॉफिकली ये भी हो सकता है कि भाई जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कहाँ से आया है, किसने उगाया है, कितनी जर्नी करके आपके प्लेट पे पहुँचा है। पर अनफॉर्चुनेटली हम तो हमारे घरों में तो मम्मी को थैंक यू नहीं बोलते खाना बनाने पे। करेक्ट। तो फार्मर के बारे में सोचना मुझे पता है रियलिस्टिकली बहुत दूर की बात है आज के डेट जी में। जी। इट्स आर यू गाइस वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? आई एम वेजिटेरियन। एंड यू? I'm vegan, so I don't consume animal. Like I don't consume milk also. मिल्क, घी, बटर कुछ नहीं? Yeah. तो आई आप पहले से वेजिटेरियन आई हैं? वॉज बॉर्न इन अ वेजिटेरियन फैमिली। बीच में अंडा वंडा खाता था जब ट्रैवल कर रहा था। हम्म, देन आई जस्ट चोज, आई एम ऑल्सो एक्चुअली आई ट्राई टू बी वीगन एज मच एज पॉसिबल। एंड क्या सही टाइम पे Thank you. वीगन चीज़ें आई है टेबल पे। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। प्लीज प्लीज हैव इट। या हाँ, तो सो या आई थिंक आई ऑल्सो ट्राई टू बी वीगन एज मच एज पॉसिबल, बट जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आई एम नॉट रिजिड। तो अगर कोई जगह पे दही चावल ही बनाया है तो फिर खा लेंगे, लाइक दैट। अच्छा, तो अभी आपको जैसे इतने समय से आप बिजनेस भी कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद फार्मर्स आल्सो, कौन सी बात ऐसी थी जो बहुत शॉकिंग लगी कि आपका वो माइंडसेट नहीं था व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस और गॉट इन टच विद फार्मर्स एंड यू सॉ दैट रियलिटी दैट यू नेवर एक्सपेक्टेड एक्चुअली? मुझे सबसे शॉकिंग जो चीज़ लगी हम्म, वो यूजुअली ऐसे क्या बोले एक ऐसा आई डोंट नो एरोगेंस कहेंगे या इग्नोरेंस कहेंगे, पर एक ऐसा थॉट होता है ना कि ये जो बड़ा विजन वाली जो बड़ी दुनिया में को बदलने वाली जो चीज़ें हैं, ये केवल एजुकेटेड क्लास या प्रिविलेज क्लास ही सोचता होगा। एक गरीब आदमी, किसान आदमी इस बारे में कहाँ सोचता होगा। इस थॉट से ही हमने मतलब एंटर भी किया। करेक्ट। लेकिन जब मैं अपने कुछ कुछ फार्मर ग्रुप्स जो हैं हमारे, उनका काम देखता हूँ तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। जैसे हमारा एक फार्मर ग्रुप है भूमगाड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये दंतेवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे है। 2014-15 में शुरू हुआ, कुछ 10 किसान थे जो देख रहे हैं कि उन पूरा ट्राइबल एरिया है, जो देख रहे हैं कि पिछले 50-60 सालों में उनकी जितनी भी नेटिव देसी राइस की मिलेट्स की वैरायटीज थी वो कैसे एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। उन्होंने उन 10 किसानों ने ये नहीं सोचा कि हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। दे स्टार्टेड विद अ विजन कि पूरे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हर एक फार्मर को ऑर्गेनिक बनाना है। अब मुझे लगता है यार इतना छोटा किसान, इतने कम रिसोर्सेस, इतना बड़ा विजन कैसे सोच रहा है। 10 सालों में उस डिस्ट्रिक्ट में 217 गांव है, 110 गांव पूरे के पूरे ऑर्गेनिक है आज। और जितने 107 गांव बचे जो अभी भी पूरे ऑर्गेनिक नहीं है, उनमें उन्होंने एक एक फार्मर को मैप कर रखा है कि इस गांव में 25 किसान हैं, 22 ऑर्गेनिक हो चुके हैं, 5 मतलब 3 बचे हैं, इस वजह से बचे हैं। एंड वो प्लान करते हैं इसको किस तरीके का सपोर्ट देना है सो दैट ये भी ऑर्गेनिक हो सके। ये लेवल ऑफ इतनी बड़ी सोच एक छोटे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन लेके जो रह रहे हैं वो अपने पास लेके चल रहे हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग है। और इसी से हमारे अंदर ये थॉट आया कि यार सिर्फ हेल्थ के लिए काम नहीं करना है, कंज्यूमर का पैसा अगर ऐसे लोगों तक पहुंचे तो दुनिया बदलेगी। और ये एक एग्जाम्पल है, हमारे सारे फार्मर कलेक्टिव्स इसी तरीके से सिर्फ अपने पर्सनल वेल्थ के लिए ऑर्गेनिक पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो अपने गांव को बदलना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल।
आपका कोई एक्सपीरियंस है? कैन वी हैव टिश्यू? Similar, I have two things, like one to just build on to what he's saying. Similar एक collective है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में. थैंक यू. It is called the Timbuktu Farmers Collective. तो 2800 फार्मर्स है जो आज वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. दे लिव इन अ 60 किलोमीटर रेडियस. ओके. पर टिम्बकटू के लोगों ने, वहाँ के गांव वालों ने, उस ग्रुप ने, एक्चुअली उसका हिस्ट्री ऐसा था कि 30 साल पहले उसकी सॉइल इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सीड्स प्रमोट किए थे जो उस सॉइल के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थे, और उसके बाद केमिकल इनपुट्स, तो पूरी सॉइल ख़राब हो गई थी. तो अगर आप एक्स से सॉइल में डिग करने की ट्राई कर रहे हो तो एक्स टूट जाती थी. अच्छा. इतनी कड़क सॉइल हो गई थी वो, इतनी बंजर सॉइल. एंड आसपास का पूरा रीजन भी काफ़ी क्लाइमेट क्राइसिस से हिट हो रखा था. सो दीज पीपल नॉट ओनली वर्कड ऑन देयर फार्म्स, क्योंकि उनको पता है आसपास का इकोसिस्टम भी हमारी सॉइल को अफेक्ट करेगा. इन्होंने 6000 प्लस एकर्स ऑफ दैट रीजन को रीग्रीन किया है. तो जो हिल्स पे आपको आंखों से एक पेड़ शायद नज़र आता था, वो अब हिल्स फुल ऑफ ट्रीज हिल्स है, ग्रीन. एंड यू वुड थिंक यार ये छोटे किसान, छोटी ज़मीन वाले ये क्या करेंगे. हम यहाँ हमारे क्यूबिकल्स में बैठ के क्लाइमेट चेंज ब्ला ब्ला बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी करते हैं. दीज गाइज कैन चेंज 6000 एकर्स क्योंकि वो उस रीजन के नेटिव है. अर्बन होने का हमारा एक लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस है जो उनका नहीं है. वो अपनी ज़मीन से इतना जुड़े हुए, उनको पता है इस पहाड़ को मैं वापस कैसा हरा करूँ. उनके दादाजी उनको बताते थे. They just have to believe in it and do it again. Somebody has to organize and motivate them. ये सब साइलेंट हीरोज है जिनको रिकग्निशन नहीं मिल रहा. तो वन थिंग ये हो गया कि कैसे इन्होंने इतने 1000 एकर्स को वापस जिंदा कर दिया. एंड दे जस्ट डिडंट थिंक कि सिर्फ मेरे फार्म्स. अनदर थिंग, जिनको हम ट्राइबल या बैकवर्ड सोचते हैं, व्हाट आई पर्सनली फाउंड, हमसे ज़्यादा मॉडर्न शायद वो लोग हैं. अर्बन इंडिया में स्पेशली जो लोग मिलते हैं उससे ज़्यादा मॉडर्न मुझे गांव वाले लगे. कैन यू एक्सप्लेन? इन द सेंस कि मेन विमेन इक्वल स्टेटस पे है. मर्द भी उतना ही काम कर रहा है, औरत भी उतनी ही काम कर रही है. कोई हायरार्कीज मैंने नहीं देखी वहाँ पे कि ये ऊंचा ये नीचा. द वे दे ट्रीट ईच अदर, जिसकी 14 एकड़ ज़मीन है, जिसकी 2 एकड़ ज़मीन है, द वे दे ट्रीट ईच अदर एब्सोल्युटली इक्वल्स. कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा कि मैं तेरे से ऊंचा हूँ, तू मेरे से नीचा है, या नो सच थिंग्स. इवन जो आजकल अभी मॉडर्न पेरेंटिंग वगैरह का विजडम आ रहा है, रिसर्च बैक्ड, की बच्चों को एज मच एज पॉसिबल फिजिकल कांटेक्ट दो, ये उनका सदियों का कल्चर है. दे ऑलवेज होल्ड द बेबी इन द आर्म्स. खेत पे काम करते तो भी बांध के बच्चा सीने से पास रहता है. नाउ देयर इज रिसर्च कमिंग कि इससे बच्चे की लॉन्ग टर्म सबकॉन्शियस साइकोलॉजी पे फर्क पड़ता है. How secure versus insecure they feel. These are traditions which exist there. So I feel जो चीज़ें अब हम research backed and all of these that we are doing, सब एक community में तो शादी भी the community says आप पहले 6 महीने साथ में रहो, फिर सोचो शादी वादी करनी है कि नहीं. अच्छा. गाँव में this is one of the villages in Dantewada. I think people will be very interested to know about this. Unfortunately एक बार हम यही चीज़ मैं एक टीम मेंबर को बोल रहा था, तो आगे टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चल रहा था, तो मुड़ के बोलता, मतलब 6 महीने बाद छोड़ सकता हूँ. लाइक इंटेंशन बहुत अलग है वहाँ पे, बट वहाँ के लोग एक दूसरे को इतना जानते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, एंड एक दूसरे को उतना उनके पास विजडम है, उतना डर नहीं है कि कोई छोड़ के ऐसे चले जाएगा जैसे ये टैक्सी वाला है. यू नो, एक्चुअली एक्सप्लोर करो, समझो आपकी लाइफ साथ में जीनी है या आप अलग ही ठीक हो. मतलब आप थोड़ी, आपको लगेगा गांव, आज इंडिया के शहर के बच्चे डरते हैं मम्मी पापा को बोलने को कि मैं शादी करनी है, आपने फिक्स कर दी, मुझे नहीं करनी है. राइट. वर्सेस हियर देयर इज एन ओपन कॉन्वर्सेशन अबाउट इवन सच मैटर्स. तो कौन ज़्यादा मॉडर्न है, you know, it's a very subjective thing. It's a very subjective question. So I find these guys are very practical,
वेरी ओपन माइंडेड, ग्रेट पेरेंट्स। वो जो सिबलिंग्स का मैंने सिबलिंग्स बोल रहा हूँ, बेबीज का मैंने बताया। तो इस बीच में एक फार्मर या एक किसान कैसे एक्सप्लॉइट होता है, एंड हाउ यू एज अ कंपनी, हाउ यू एज अ स्टार्टअप मेक श्योर कि वो एक्सप्लॉइटेशन हम ना करें या हमसे ना हो। बिल्कुल। सो आई थिंक अगर हम एक कन्वेंशनल सिस्टम देखें, फार्मर दो तरीके की चीज़ें उगाता है। एक हो गया ग्रेन्स जो नॉन पेरिशेबल हैं, ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। एक हो गया वेजिटेबल या फ्रूट्स जो जब हार्वेस्ट हो रहे हैं तभी बेचना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही सिस्टम में उसके और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे लोग होंगे। सो उसके आसपास से कोई ट्रेडर होगा जो उससे सामान खरीदेगा। वो ट्रेडर कोशिश करेगा, आई मीन दिस इज़ लाइक लॉ ऑफ कंपटीशन, वो कोशिश करेगा कि मैं जहाँ से भी सबसे सस्ते प्राइस पे ले सकूँ वहाँ पे मैं लूँ। इसलिए फार्मर हमेशा दबते रहेगा। ये ट्रेडर फिर किसी और को बेचेगा, वो भी, इस ट्रेडर की भी गलती नहीं है। अगला ट्रेडर इसको दबा रहा है कि भाई मुझे सबसे कम प्राइस पे इससे लेना है। अगर ये ट्रेडर कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो वो किसी दूसरे ट्रेडर के पास चले जाएगा। ऐसे करते करते जितने भी पूरी कंपटीशन की चेन है उसमें ये होते जा रहा है, होते जा रहा है। कंज्यूमर जो है, इससे फार्मर का तो नुकसान हो ही रहा है, कंज्यूमर को ही नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। पूरा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है कि खाने को बस सबसे सस्ता बना दिया जा सके। अब उसको सस्ता बनाने के लिए उगाते टाइम पेस्टिसाइड डालने हैं तो वो करेंगे, उसको स्टोर करने में केमिकल फ्यूमिगेशन करना है तो वो करेंगे, और उसका असर हमारी हेल्थ पे भी दिख रहा है, उसका असर फार्मर को भी दिख रहा है। सल्यूशन इसका ये है कि एक तो कंज्यूमर के अंदर केयर लाई जाए, उसको पता चले कि कौन सा फार्मर है, उसके पास कितना पैसा जा रहा है। हम जब फार्मर्स के साथ काम करते हैं उसमें हम एक बात का ध्यान रखते हैं, हम डिसाइड नहीं करते कि हमें उस फार्मर को कितना पैसा देना है। फार्मर कलेक्टिव डिसाइड करता है कि वो क्या प्राइस रखेगा, एंड इट्स ऑलवेज अ कॉन्वर्जेशन। सो विच इज़ रिवर्स ऑफ मंडी। मंडी में प्राइस ट्रेडर्स देखते हैं कि आज बहुत सारी गोभी आई है, आज गोभी का दाम इतना रखेंगे तो भी वो हमको बेच के जाएंगे। इसको एग्जाम्पल से अगर समझें कि नॉर्मल सिस्टम में फार्मर के साथ क्या होता है और जब वो स्वदेशी वे के साथ काम करता है तो क्या होता है, तो एक नॉर्मल मंडी में ट्रेडर आएगा, वो बोलेगा कि भाई आज का भाव तो ये चल रहा है, इस प्राइस पे तुम्हें देना हो तो दो वरना मत दो। और वो कैसे तय होता है? वो मंडी में जाएगा, घूमेगा बाकी जगहों पे क्या चल रहा है, अच्छा उसको लगेगा आज गोभी ज़्यादा है तो आज तो मैं 5 रुपए में भी निकाल लूँगा। वो देखेगा कि ये फार्मर कितना डेस्परेट है जो मुझे सामान दिख रहा है, उसको अगर सेंस हो जाएगा कि ये फार्मर तो बहुत डेस्परेट है, इसको तो बेचना ही बेचना है, या तो इसके पास खराब होने वाला सामान है जो जल्दी खराब हो जाए, या उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए उसको बेचना बहुत ज़रूरी है, तो वो कम प्राइस कर देगा। तो वहाँ पे प्योर प्रेशर टैक्टिक चल रहा है। हमारे केस में ये नहीं होता है। हमारे केस में हम फार्मर कलेक्टिव या फार्मर से बोलते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से प्रोडक्ट का जेन्युइन सही प्राइस क्या है जिससे आपकी कॉस्ट निकले, आप इनफ अर्न कर सकें। एंड वो भी कोई वहाँ पे लूटने के पर्पज से नहीं बैठे हुए हैं, तो वो एक सही प्राइस बताएंगे कि हाँ ये सही प्राइस है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जो प्राइस बता रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार ये इतना ज़्यादा आप कैसे कह रहे हो। देन मैं ये नहीं करूँगा कि मैं दूसरे के पास चले जाऊँगा, मैं इट विल बी अ कॉन्वर्जेशन। हम उनसे समझेंगे आप इस प्राइस पर कैसे आए, तो वो बोलेंगे कि इतना खर्चा कॉस्ट में लगा, इतना इसमें लगा, इसलिए ये प्राइस बना। ऐसे कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने गलत सोच लिया हो, एंड देन मेरी कॉन्वर्जेशन के थ्रू उनको समझ में, अच्छा आप सही कह रहे हो, ये 100 रुपये का नहीं 90 का ही होना चाहिए, इससे आपका भी सही प्राइस बैठेगा, आप भी ज़्यादा ले पाओगे। कई बार इसका उल्टा होता है। मुझे याद है हमारा अरहर दाल जो है, ये महाराष्ट्र में एक कलेक्टिव है नरनला फार्मर्स ग्रुप, उससे आता है। उन्होंने अरहर दाल का मुझे कुछ प्राइस बताया, आई थिंक कुछ 125 से 130 रुपये केजी। एंड मैंने बोला कि ये तो थोड़ा काफ़ी सस्ता है जो बाकी लोग ऑर्गेनिक दे रहे हैं। कहे नहीं, बाकी लोग इससे ज़्यादा कोई देता नहीं है तो हम 125 130 में ही बेच रहे हैं। तो मैंने कहा आप ये मत बताओ कि मार्केट में आपका कितने का बिकेगा, आप ये बताओ क्या प्राइस होगा जो आपके लिए वर्क करेगा। और फिर वो एक दिन बाद वापस आया मेरे पास और उसने बोला 150 रुपये अगर प्राइस होगा तो हमारा सारा खर्चा निकलेगा, फार्मर के पास इतना केजी इतना बचेगा, वो इस हार्वेस्ट सीजन में इतना कमा पाएगा। मैंने कहा फिर 150 है प्राइस। तो अगर उसको पता है, इट्स अ डायलॉग, इट्स अ डायलॉग, और उसे पता है कि मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं लूटने नहीं आया हूँ, और मुझे ट्रस्ट है कि वो मुझे लूटेगा नहीं,
देन हम सही प्राइस पे आएंगे जो उसके लिए भी वर्क करेगा और हमारे लिए भी वर्क करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये भरोसे की बात है, और मुझे भी भरोसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केसर कश्मीर से आता है। केसर हमें मिलता है 300 रुपए का 1 ग्राम, हम बेच रहे हैं शायद 410 या 420 रुपए का 1 ग्राम। केसर का प्राइस बढ़ के 350 हो गया। मैंने उस फार्मर से बोला, सर केसर का तो इतना प्राइस बढ़ गया है, तो हमें क्या प्राइस पड़ेगा? उसने बोला आपको 310 ही पड़ेगा। तो वो भी मुझे लूट सकता था कि सर मार्केट का तो प्राइस बढ़ गया है, अब तो आपको 350 देना पड़ेगा। पर वो बोलेगा सर आप इतने साल से ले रहे हो मेरे साथ, मेरा केसर उगाने का खर्चा तो अभी भी उतना ही आया ना, तो मैं आपको अभी भी 310 का दूंगा। ये जो भरोसा है ना, ये एक रिश्ते से ही आता है। इसमें मेरे दो सवाल है। वन, हाउ डू यू चूज सच पार्टनर्स या सच फार्मर्स? ये तो एक सवाल हो गया, आप कैसे इन तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, एज अ कंपनी स्वदेशी वे, आप कैसे ये तय कर पाते हैं, या हाउ डू यू कीप अ चेक ऑन द क्वालिटी की ये असली ही आ रहा है? क्योंकि एक बार आपने आइडेंटिफाई किया कोई फार्मर, कोई किसान, और Yeah. मान लो बीच में उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो क्वालिटी चेक कैसे रहता है? देखिए, पहला इसके ना 2 स्टेप है। पहला स्टेप है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। हम्म। ये करने की, और जो कोई भी कंपनी रन कर रहा है उसको ऐसा काम करना चाहिए। ये करने में बहुत टाइम जाता है। तो जैसे मैंने बताया, मान लीजिए अब घूम गाड़ी की बात है, तो पहले तो कहीं से पता चला होगा। ऑर्गेनिक में बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ तो ऑन ग्राउंड एक मूवमेंट चल रहा है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, एनजीओज हैं। तो ऐसे पता चलता है कि कौन अच्छा है। ऑलरेडी हम जिनको जानते हैं उनके वाया वाया भी पता चलता है, बट References. इट्स नॉट लाइक मैंने गूगल सर्च किया और मिल हाँ। गया। इट्स स्टिल इट्स अ लार्ज कंट्री एंड कहीं पे Correct. किसी गांव में कुछ चल रहा है, सो यू हैव टू फाइंड। तो ऑन ग्राउंड जाके ढूंढना तो पड़ता है पहले। और चूंकि अब आपका समय हो चुका है इंडस्ट्री में, तो एक दूसरे के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू। मेरे पास हर दिन 10 ईमेल आते होंगे, हमसे ऑर्गेनिक सामान ले लो, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। वो तरीका तो बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता। या तो आप डायरेक्टली मे खुद, भी कोई जेन्युइन फार्मर आपको कर रहा हूँ मैं तो इग्नोर मार देता हूँ। अच्छा। बहुत ही मुश्किल है। वेरी रेयर। तो अगर मुझे कोई भी फार्मर ग्रुप पे जाना है, मैं पहले तो जो मेरा नेटवर्क ऑफ लोग हैं जो जेन्युइन ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, मुझे पता है जिस वैल्यू से मैं काम कर रहा हूँ उसी वैल्यू से वो काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप में से कोई इसके साथ काम किया है क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या ये आदमी केवल पैसा बनाने के लिए ऑर्गेनिक बेच रहा है, या फिर ये जेन्युइन एक सोच है ना कि यार ऑर्गेनिक फ्यूचर के लिए अच्छा है, फार्मर के लिए अच्छा है, गांव के लिए अच्छा है, क्या ये उससे काम कर रहा है? तो एक तो पहले पीयर रेफरेंसिंग से ही ना 100 में से 90 लोग तो ऐसे ही कट जाते हैं। जो 10 लोग बचे उनसे मैं पहले बात करता हूँ और मैं उनको 2 चीज़ें बोलता हूँ। एक तो बेसिक सवाल, आप कैसे ऑर्गेनिक वगैरह करते हो ये। सेकंड, जैसे कोई भी फार्मर ग्रुप होगा तो क्या आप मुझे बताओगे कि ये प्रोडक्ट कौन से फार्मर से आ रहा है? और अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ये चीज़ आपको 100 रुपये का दूंगा, किसान को कितना पैसा मिलेगा इसमें से? अगर आप मुझे ये बता सकते हो तो ही मेरे साथ काम कर पाओगे। अगर आप मेरे साथ ये नहीं बता सकते मुझे, तो फिर आप रहने दो। तो जो बाकी 10 लोग बचे 100 में से, उनमें से 9 लोग खुद ही मना कर देते हैं, सर ये तो हम नहीं बता सकते, सर फार्मर को क्या प्राइस दे रहे हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकते। जब तक अगर मुझे नहीं पता, तो मुझे ये नहीं पता कि सच में जेन्युइन है कि नहीं। अगर मुझे फार्मर नहीं बता सकते हो, और मुझे नहीं पता कि सच में कुछ सोशल इम्पैक्ट हो रहा है क्या मेरे काम से, या बीच में जो फार्मर ग्रुप का लीडर है वही पैसे तो रख ले रहा है। बेसिकली एज अ कंज्यूमर, अगर आपको सोर्स नहीं पता है कि ये कहाँ से आता है, वीजा वी किस कंपनी का है, अगर आपको सोर्स नहीं पता कहाँ से आता है, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और ये ऑर्गेनिक है भी कि नहीं है। बिल्कुल। और सैडली हमारे देश में जितने भी ऑर्गेनिक ब्रांड हैं, उनमें से कोई भी सोर्स कस्टमर को तो नहीं बताता है, उन्हें बताना चाहिए। मेजॉरिटी को खुद भी नहीं पता है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या काम करता है, केवल सर्टिफिकेशन पे काम करता है कि अच्छा इस ट्रेडर के पास सर्टिफिकेशन है क्या, अगर है तो फिर इससे ले लूंगा मैं, और मैं दिखा पाऊंगा कि भाई मेरा ऑर्गेनिक है। और सर्टिफिकेशन का क्या डायनामिक्स है? सर्टिफिक सर, हमारे देश में क्या चीज़ नकली नहीं बनती, आप ये बताओ। जब हम एजुकेशन का सर्टिफिकेशन फर्जी बन जाता है, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेशन फर्जी बन जाता है,
तो एक गांव में कोई किसान ऑर्गेनिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको फर्जी बनाना तो बहुत ही आसान काम है। कोई जाके चेक तो करने आई वाला मीन नहीं। लेट्स पुट इट दिस वे, सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस तो है, इट हाँ। इज़ अ इंडिकेटर बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि सिस्टम तो अच्छे रीजन से बना हुआ है, हम्म, बट इन अ कंट्री लाइक आवर्स सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है ये हर बार नहीं होता, सो देर आर लूप होल्स because of which certification is not reliable. I like the way he diplomatically puts everything. Yeah, but certificate, yeah, it's also wrong to say अरे certification का कोई वैल्यू नहीं है ज़रूरी है उस सिस्टम का भी, but it's not sufficient. सर्टिफिकेशन आपको ये गारंटी दे रहा है, एटलीस्ट ऑन पेपर वो ये कह रहा है किसी ने तो कुछ चेक किया, अगर कुछ गलत निकला तो किसी को तो सजा मिलेगी, जो सर्टिफिकेशन एजेंसी होगी किसी को तो सजा मिलेगी। So जो आदमी आपने जेन्युइन है वो बोलेगा भाई आके देख ले, बेसिकली दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो फार्मर कौन है अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप जाके देख सकते हो, जब भी आपको, भले ही आपके घर से कितना भी दूर हो, आपको करना होगा तो आप कर सकते हो। दैट इज द there is a way at least. there is a way. That is Once a you reach Swadesi the way. farm, that is the Swadesi way, absolutely. Once you reach the farm, you can easily, or you get a bunch of people together, get an expert, go check it out. Then you will easily know whether this is organic or not. तो ये तो आपने बताया जो आपका मैकेनिज्म है एक फार्मर को सिलेक्ट करने का, लेकिन आप एज अ कंपनी क्वालिटी चेक कंसिस्टेंटली कैसे रखते हैं? अब इसमें दो पार्ट है, एक टाइप के क्वालिटी चेक्स होते हैं कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं, सामान मतलब जैसे चावल आ रहा है तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, कीड़े तो नहीं है, साइज़ तो ठीक है। ये सारे क्वालिटी चेक्स तो जब भी Ongoing. हर बैच आता है, हर बैच में एक एसओपी होता है कि ये सामान आया, अब जो भी हमारे वेयर हाउस में चेक कर रहे हैं उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सैडली और मे बी नॉट सैडली, पर आप ये कभी इंश्योर नहीं कर सकते कि ये हमेशा जेन्युइन ऑर्गेनिक है। ये क्वालिटी चेक करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, मतलब ये थोड़ा कस्टमर को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, पर तरीका यही है कि आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा उस इंसान पे, क्योंकि लैब टेस्ट भी इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। हर बैच का लैब टेस्ट नहीं कराया जा सकता क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कभी रैंडम सैम्पलिंग करके लैब टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन आप किसी का काम करते हो ना तो आपको पता चल जाता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो मैं उससे जो सामान ले रहा हूँ क्या वो मुझे हमेशा टाइम पे दे रहा है? जो असली ऑर्गेनिक वाला है उसको टाइम लगेगा। जैसे हमारा गेहूं आता है, अब वो गेहूं हम उसको ऑर्डर देते हैं, फिर वो गेहूं को वो लोग फार्मर से लेते हैं, एक जगह पे लाते हैं, उसको धोते हैं, सुखाते हैं, फिर मेरे को भेजते हैं। अब मेरे को ये भरोसा चाहिए कि जो गेहूं है वो धो के सुखा के मेरे पास आए। अब कोई और होगा बोलेगा हाँ हाँ मैं आपको भैया धो के सुखा के गेहूं दूंगा, मैं ना हमेशा करता ही रहता हूँ, तो आपको इसीलिए अगले दिन डिस्पैच कर दे रहा हूँ। कभी तो उसका आउट ऑफ स्टॉक होगा, कभी लेट होगा। इन सब चीज़ों से ना आपको पता चल जाता है कि कौन सही है। मतलब अगर आप एज ए कंज्यूमर ये मुश्किल है, पर जो बंदा उसके अंदर घुसा हुआ है ना सिस्टम के, जैसे मैं, तो ये सब पता लग जाता है काम करके कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, उसका खुद का फार्मर नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। तो मैं कोई भी सामान लूँगा तो हम उनको बताते कि साल भर में मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए होगा। शुरू करने के पहले हम असेस करते हैं क्या इसके पास इतनी होगी भी कि नहीं होगी। अगर मुझे पता है इसके पास होगी ही नहीं, और कैपेसिटी शुरुआत में असेस करना बहुत आसान है, कितने फार्मर है, कितना उगाया, हार्वेस्ट के टाइम पे आपके पास कितना रखा हुआ है। अगर मुझे लग रहा है कि कितनी कैपेसिटी होगी ही नहीं तो मैं बोलूँगा मुझे आप इतना ही दो, बाकी अब मैं कहीं और से लूँगा। पर अगर कोई ऐसा है ना जो बोले अरे नहीं नहीं सर आप डिमांड देते जाओ, हमारे पास बहुत है, हम आपको देते जाएंगे, तो फिर दाल में काला है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि कौन अच्छा पार्टनर है काम करने के लिए और कौन नहीं। लेकिन एज अ फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मैं वही सवाल पूछने वाला था, फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये सुनना कि यार आप तो ब्रांड हो, आपको क्या पता वो फार्मर अचानक ऑर्गेनिक बोल बोल के अचानक उसने गलत चीज़ें भेजना शुरू कर दिया, तो लैब टेस्ट तो करवाना चाहिए कम से कम आपको। बट सैडली द ट्रूथ इज यू विल हैव टू ट्रस्ट द फार्मर नॉट द लैब टेस्ट। हमने ये भी किया हुआ है क्योंकि हम एक वेल नोन ऑर्गेनिक ब्रांड है, वेल नोन मतलब इन द सर्कल।
हमने नॉर्मल मार्केट से खरीदा हुआ सामान लैब में भेजा, पर क्योंकि स्वदेशी वे ने भेजा है उसको ऑर्गेनिक टेस्ट मिल गया लैब से, ऑर्गेनिक पास हो गया वो टेस्ट। सो दिस आइडिया कि नहीं नहीं कोई लैब है तो उसका टेस्ट रिलायबल है, ये आइडिया ही आपको पहले एज ऑफ टुडे समझना पड़ेगा, हर बार ट्रू नहीं होगा। My question is कि organic food is expensive या एक्सपेंसिव वाला than regular product. Yes, तो yes. let me add to that now. या तो पहला चीज कि वो महंगा क्यों है, या ये एज अ कंज्यूमर मैं समझना चाहता हूँ। दूसरा, उसको हम मोर अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं इन द न्यू फ्यूचर, ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ही ना उसको खरीदे, एक आम इंसान तक वो पहुंचाया जा सके। Let's ask Devish. या दिविश, you are देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक फूड महंगा क्यों है, से पहले समझना पड़ेगा केमिकल वाला खाना सस्ता क्यों है। अगर हम ये नहीं समझेंगे ना तो हमें ऑर्गेनिक फूड हमेशा महंगा लगेगा। केमिकल वाला खाना सस्ता इसलिए है क्योंकि उसको उगाने में वन खर्चा कम आता है। ऑर्गेनिक फूड में काफ़ी मैनुअल लेबर लगता है, इंसान मैनुअली सब कुछ करेगा, बहुत ध्यान से देखेगा, अलग अलग चीज़ें उगाएगा। केमिकल फूड में पेस्टिसाइड डाला, सारे इंसेक्ट्स मर गए, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्टिलाइज़र डाला, पौधे उगा लिए। उसके बाद जब केमिकल फूड को रखा जा रहा है, उसको केयर करने की कितनी ज़रूरत नहीं है, बड़े से वेयर हाउस में रखा, रेगुलरली फ्यूमिगेट करते गए, कीड़े नहीं आएंगे, आपको बेचा। तो केमिकल फूड सस्ता इसलिए है क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल्स डाले गए हैं जिससे खर्चा बच जाता है। किसी का ये पर्पस नहीं है केमिकल डालने का कि मुझे तेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना है, उसको बस प्राइस कम करना है अपने प्रोडक्ट का ताकि ज़्यादा लोग खरीदें। यही है। तो इस Now he said ना तेरी मैंने कभी गाड़ी देने वाला Now he said what? तेरी अच्छा अच्छा मतलब किसी अलग डायरेक्शन में जा सकता है, जा भी सकता था। तो लॉन्जिविटी है और प्रोडक्शन वैल्यू कम है, इसलिए सस्ता है। हाँ, केमिकल डालने की वजह से वो खाना सस्ता बना। जब आप ऑर्गेनिक खाना उगा रहे हो, एक तो फार्मर को ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। प्लस केमिकल वाले खाने में ना फार्मर को आप लूट रहे हो। ऑर्गेनिक खाने में फार्मर क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको लग रहा है कि यार मुझे ज़्यादा थोड़े पैसे मिल रहे हैं, मुझे फेयर प्राइस मिल सकता है क्या, तो आप फार्मर को ज़्यादा पे कर रहे हो। उसके स्टोरेज में आपके ज़्यादा खर्चे लग रहे हैं। हमारे केस में जो गेहूँ है हर 15-15 दिन पे आता है, हर हफ्ते 3 बार गेहूँ पिसता है ताकि आपके पास फ्रेश आटा पहुँचे। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक आटा फ्रेश नहीं दूंगा तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर आप कंप्लेन करोगे। जो नॉर्मल आटा बेच रहा है उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो साल भर का गेहूँ रख सकता है, बहुत बड़ी मशीन में पीस सकता है और फिर भी 1-2 महीने उसका आटा चल जाएगा। इस तरीके से काम करने के अपने एडिशनल खर्चे होते हैं, जिस वजह से एक जेन्युइन ब्रांड हमारे जैसा हमेशा केमिकली ग्रोन फूड से ऑर्गेनिक फूड आई वुड से 20% तो ज़्यादा महंगा होगा, 20 से 25%। इतना आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा एज अ कंज्यूमर। लेकिन उसको अफोर्डेबल सबके लिए कैसे बनाया जाए, मासेस के लिए कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए? अफोर्डेबल बनेगा 2 तरीकों से। एक तो जो ब्रांड ये काम कर रहा है उसका अगर पर्पस है कि यार मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फूड अफोर्डेबल बने, तो वो अपने मार्जिन्स कम रखेगा, लॉन्ग टर्म सोचेगा, ज़्यादा कंज्यूमर्स तक सेल करने की कोशिश करेगा। अभी ऑर्गेनिक फूड जो है वो एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह सेल होता है, इसलिए ब्रांड्स को लगता है यार सबको बेचने की क्या ज़रूरत है, इंडिया का जो टॉप 0.01% है उसको मैं बेचता हूँ ना बढ़िया प्राइस में। 100 बेचने की बजाय 10 महंगे बेच देता हूँ। हाँ 10 महंगे में। अभी वो सोच से ऑर्गेनिक बिजनेस सबका चल रहा है। हम इस सोच को बदलें, जैसे स्वदेशी वे में हम कर रहे हैं। हमारा पर्पस है जितना अफोर्डेबल हो सके उतना करें। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे स्केल करेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से हमारी कॉस्ट कम होते जाएंगे। अगर हमारी महीने में 3 करोड़ की सेल होगी, हमारा जो करंट प्राइस है उससे हम लफली 5 से 10% सस्ता कर पाएंगे। और ये हमारा प्रॉमिस है कि फार्मर्स के पास इतना जा रहा है, हम केवल अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं। सो एंड आई जस्ट विश और ज़्यादा लोग इस तरीके से काम करें, स्पेशली ऑर्गेनिक फूड स्पेस में, ताकि ज़्यादा लोगों तक हेल्दी खाना पहुंच सके, वो सिर्फ एक प्रिविलेज लोगों की चॉइस बन के ना रह सके। अगर हम इसको और अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड को, तो हमें सिस्टम्स में या अपने अंदर अपनी कंपनी में, इस इंडस्ट्री में क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए, पॉलिसीज में क्या ऐसे चेंज हो सकते हैं जिससे इसको और अफोर्डेबल बनाया जा सके ऑर्गेनिक फूड Just को? before that, I think I'll pitch in on what I was saying. The second thing,
वन हो गया कि एज कंज्यूमर्स वी आर ऑलवेज ट्रस्टिंग समथिंग और द अदर. जी. सेकंड, ऑर्गेनिक फूड में देयर इज अ डेफिनेट क्वालिटेटिव डिफरेंस जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. मतलब आप एक बार खा कर तो देखो एक ऑर्गेनिक आटे की रोटी वर्सेस साथ ही में एक नॉर्मल आटा लेके आओ. ईट एंड जस्ट सी द डिफरेंस, यू विल फील इट इमीडिएटली. तो पहले इस्तेमाल करें फिर फिर विश्वास करें. विश्वास करें. एब्सोल्युटली. अगर आप हमारे गूगल रिव्यूज देखोगे, या कई गूगल रिव्यूज में लोगों ने बोला है कि जब उन्होंने दाल खाई तो उनको टेस्ट अलग लगा. कई लोगों ने बोला है कि जब उन्होंने छोले खाए तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हुए. इट वाज इजियर टू डाइजेस्ट. अभी हमने वेजिटेबल्स का पायलट शुरू किया है, तो वेजिटेबल्स आज हार्वेस्ट होती हैं, अगले दिन सुबह सबको डिलीवर हो जाती है, प्योरली ऑर्गेनिक. 90% customers can feel a difference while cutting the vegetable or while eating it. That's a huge claim. That's a huge thing. So, अगर आप रोज फूड से इंटरेक्ट कर रहे हो, रोज खा रहे हो एंड यू आर समबडी हुज अवेयर, डेफिनेट डिफरेंस मालूम पड़ेगा. पेट में क्या फर्क होता है, डेफिनेट डिफरेंस मालूम. मेरे खुद के घर पे माई पेरेंट्स आर लाइक हाँ ठीक है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता होगा, यू नो, उतना उनको फर्क नहीं पड़ता. बट जब मैं हमारा जवार आटा घर पे लाया, हमारे शाम रोज जवार आटा की रोटी बनती है इन जनरल. एंड व्हेन स्वदेशी वेज जवार आटा केम एंड आई सेड कुछ भी हो बस आप इसकी रोटी बनाओ. मॉम इज लाइक नहीं नहीं ऑर्गेनिक महंगा होगा. सेम मेरी मॉम भी वही करती है. ठीक है, तो उनको भी मैं सेम चीज़ बोलता हूँ जो मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ. तो अनफॉर्चुनेटली घर वालों को भी समझाना पड़ता है. तो बट द थिंग इज दैट जवार की रोटी वो बनाई एंड नेक्स्ट डे एवरीबडी इन द फैमिली इज लाइक नहीं वही आटे की बनाओ जो नया है. क्योंकि वी ऑल इमीडिएटली फेल्ट अ डिफरेंस. पेट जितना स्टफ होता था नॉर्मल मार्केट के जवार आटा से वर्सेस ये जो हमारा ऑर्गेनिक जवार आटा है वो भी होल ग्रेन है, इट जस्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन हाउ यू फील इन योर स्टमक एंड टेस्ट वाइज ऑल्सो. उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो एक अपना मिठास है उस आटे का, या उसका जो क्वालिटी है ऑफ टेस्ट टेक्सचर एवरीथिंग, You feel that. you just feel it. So you have to try it at least once and say हाँ फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है. पहले उतना खुद से जज कर लो, वरना आप सर्टिफिकेशन ये वो के इंटेलेक्चुअल बैटल्स हम करते रहेंगे टेबल पे बैठ के. चीज तो आपके सामने पड़ी है जिससे आपका फायदा हो सकता है. Right, right. बाकी ये सब कॉन्वर्जेशन तो हम करते रहेंगे. सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, देयर इज अ लॉट टू डू एंड एवरीथिंग इन दैट ऑल्सो कैन इम्प्रूव. हम ये नहीं बोल रहे कि दिस इज द स्टॉपिंग पॉइंट. Better certification agencies can come, better verification systems can come. We are all open for it. In the meanwhile, ये सबसे प्रोडक्ट सेम रहने वाला है. और वो प्रोडक्ट आज टेबल पे पड़ा है आपके सामने, अवेलेबल है. खा लो ना उतनी टाइम. ये सबको टाइम लगेगा. Right. So that's the idea. So you coming back to the question that I asked. हालांकि अगर पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करने हो, मैं 2 चेंजेस करता. पहला चेंज मैं ये करता, चाहे केमिकल से उगाया खाना हो चाहे ऑर्गेनिक खाना हो, बताओ कहाँ से आ रहा है. ब्रांड्स के लिए मैंडेटरी करो ये बताना. जैसे हम कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट लिस्ट सबके लिए मैंडेटरी है बताना, आप छुपा नहीं सकते. आप बताओ ना कहाँ से आया है और किस तरीके से उसको प्रोसेस किया गया, उसको ये बताओ. अभी इंडिया में ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़े ब्रांड तो कुछ भी कह रहे हैं, हर मस्टर्ड ऑयल पे लिखा हुआ है कच्ची घानी. हो ही नहीं सकता. जिस प्राइस में वो कस्टमर को 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल दे रहा है कच्ची घानी, उस प्राइस पे तो फार्मर को नहीं पड़ता है वो तेल, तो वो कस्टमर को कैसे दे रहा है. आप कोई भी आटा उठा लोगे, हर आटे पे तो बहुत सारे हैं ना, जैसे आलमंड ऑयल, बादाम इतना महंगा हो गया, तेल सस्ता. तेल, और तेल का प्राइस नहीं बदलेगा. हाँ. आलमंड ऑयल का प्राइस नहीं बदलेगा. हाँ. बढ़ेगा, बादाम का प्राइस महंगा होते जाएगा. हाँ. हर आटा आप उठा लो, हर आटे पे लिखा है स्टोन चक्की. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब स्टोन चक्की कोई डेफिनेशन नहीं है. तो अगर उनको बताना पड़ता ना आटा एक्चुअली गेहूं यहाँ से आता है, इस मशीन में पिसता है, ऐसे कुछ मान लीजिए आप इन्फोग्राफिक उस मशीन का ये आरपीएम है, इतने स्पीड पे वो स्टोन चक्की घूमती है. अभी वही स्टोन चक्की फास्ट स्पीड में घूमेगी तो आटा आपका हीट अप होगा, एंड हीटिंग अप मींस न्यूट्रिशन लॉस. और वो चक्की मैनुअली चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक यूज करके? इलेक्ट्रॉनिक भी स्लो आरपीएम पे चल सकती है, स्लो स्पीड पे. जैसे हाथों से घुमाते थे वो स्पीड पे आप उतना स्लो शायद नहीं, पर इलेक्ट्रॉनिक से भी आप स्लो स्पीड कर सकते हो जिससे आटा कोल्ड प्रेस्ड रहे, हीट अप ना हो. आटा जब हीट होता है तो न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है. तो ऐसे कुछ चीजें हर कंपनी को ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए, मैंडेटरी हो. ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है. ये होगा, आधा काम तुरंत हो जाएगा. पता नहीं क्यों नहीं कर रही है सरकार अभी तक, पर ये करना चाहिए. दूसरी जो चीज बहुत ही
बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि केमिकल खाना इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है और एक तो वो इम्पोर्ट होता है सारा फर्टिलाइजर, हमारा है भी नहीं, हमारे देश में होता भी नहीं वो फर्टिलाइजर, हम बाहर से लाते हैं, इतना डॉलर बेचते, उतना डॉलर देते हैं उसके लिए, फिर हम उसको सब्सिडाइज करते हैं ताकि फार्मर के लिए सस्ता पड़े। which basically means taxpayers are paying for fertilizers. ईटिंग बैड। वो तो ठीक है बट बुरा भी खा रहे हैं हाँ। प्लस पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो एक मतलब अगर आप टोटल सब्सिडी देखें फर्टिलाइजर पे इंडिया कितना दे रहा है और कितना हमारा that is a few food lakh output है। crores by the way subsidy Wow. of one of That's the huge. yeah पर केजी 10 रुपए किलो आप सब्सिडाइज है हमारा खाना जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब जो ऑर्गेनिक उगा रहा है उसको तो ये सब्सिडी नहीं मिल रही। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर को किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं है? कुछ बहुत ही कम है। अगर आप बजट देखो ना, हाँ। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, हम्म। बट फर्टिलाइजर की सब्सिडी कुछ हजारों लाइक 80,000 करोड़ टाइप समथिंग है। जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का 24-25 में बजट था 100 करोड़, अब वो बढ़ के हो गया 600 करोड़, 616 करोड़, 600 करोड़। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर को सब्सिडी कितनी मिल रही है। And you're checking this on Google या so that everybody else can also check. 1.71 लाख करोड़, लाख। I mean 600 मैं this 20 is just of मैं- course Google searches हाँ। exact data निकलेगा अगर हम घुसेंगे तो but this is लेकिन मैं अगर मैक्सिमम जाता तो मैं शायद 10-15 हजार करोड़ तक अरे मैं बैठ के खुद नहीं जा पा रहा है 1.71 मुझे तो पता है कि बहुत ज्यादा है, मैं फिर भी इतना ज्यादा? 60-70 हजार करोड़ ही बोल रहा था। मैं तो 20-25 तक ही जा पाता बहुत स्ट्रेच करके। तो हम गंदा खाना खाने के ज्यादा पैसे दे रहे हैं बेसिकली। I mean yeah but now this sentence has a catch like वो fertilizer का history है, वो green revolution की वजह से एक टाइम पे बहुत important था ये सब लाना। It's just कि right time पे हमने systems को evolve नहीं करे हैं एंड जिस सिस्टम ने उस टाइम पे बचाया जब फूड की जब हंगर की प्रॉब्लम Scarcity थी थी। इंडिया में तब ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो आई थिंक सेकंड चेंज अगर मैं गवर्नमेंट में होता है फिर कुछ पॉलिसी चेंज करना होता तो वो ये होता कि आज के टाइम में हम नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा स्पेंड करें, फार्मर्स को ज़्यादा सपोर्ट करें और केमिकल फार्मर्स और केमिकल फार्मिंग पे जो सपोर्ट है उसको धीरे धीरे कम करें। जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर, लास्ट ईयर और दिस ईयर नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टोटल बजट है वो कुछ 650-700 करोड़ था। सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स पे हमने 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, तो वो इस नंबर का 300 गुना ज्यादा है। तो हमारी प्रायोरिटी ही समहाउ एंड सैडली इट हैपेंड बिकॉज शुरुआत में जरूरत थी, 1916 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम इतने सालों के कॉलोनियलिज्म के बाद हमारा देश का फूड सिस्टम बहुत ही खराब सिचुएशन में था। इट वाज लाइक अ वेंटिलेटर स्टेज एंड एट दैट टाइम यू नीडेड दिस कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हम अपने देश में भूखमरी की हालत ना आए। पर कुछ डेकेड्स के बाद हम उससे बाहर निकल गए और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज होनी चाहिए थी, बट ईदर यू कैन से इट्स पॉलिटिकल प्रेशर और अदर रीजन, समहाउ वो प्रायोरिटी अब चेंज नहीं, धीरे धीरे हो रही है। मे बी 2 या 3 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का बजट 200-300 करोड़ था, अब बढ़ के 600-700 करोड़ हो गया है। बट दिस इंक्रीज इज जस्ट वेरी लेस in comparison to the magnitude of the problem that we are seeing. So we need लेकिन to do much more. another question from this whatever you are saying is कि क्या since our population has also grown, multiplied quite significantly, बिल्कुल। तो can we grow can we do farming, organic farming and serve these many like 150 crores of people of this country? Is that possible? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल का आंसर करने के पहले ये पूछना चाहिए कि क्या केमिकल फार्मिंग करके इतनी पॉपुलेशन को खाना 10 साल 20 साल 30 साल बाद खिलाया जा सकता है कि नहीं खिलाया जा सकता? तो उसका पहला आंसर है कि नहीं खिलाया जा सकता। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। Reason? 2 रीज़न है। पहला रीज़न है आप एक सॉइल में जब फर्टिलाइजर डालते रहते हो तो सॉइल की जो खुद की न्यूट्रिशनल एबिलिटी है वो कम होती जाती है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलता है और उसमें सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब का रोल होता है। दे आर द कैरियर्स
जो सॉइल से और वाटर से न्यूट्रिशन प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। जब हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है सॉइल का वो मर जाता है। प्लांट्स जो है अब केवल इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको पहली साल एक क्रॉप उगाने में एक्स अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर डालने पड़े, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। ओके। इस वक्त हमारे देश की 30% सॉइल डिग्रेड हो चुकी है। ऑफिशियल नंबर। ऑफिशियल अच्छा। नंबर, गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है 30% सॉइल डिग्रेड हो चुकी है। आप किसी भी फार्मर से जाओगे ना जो 10-20 साल से फर्टिलाइजर डाल रहा है, वो कहेगा यार अब कुछ नहीं होता, अब फर्टिलाइजर डालने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो हमारी सॉइल जो है वही उसकी उसने बचा ही नहीं है। और इसको अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो यील्ड है, अगर कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मर है तो उसकी यील्ड केमिकल फार्मर जो उग रहा है उसके बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। दैट इज प्रूवन। दैट इज प्रूवन। देयर आर मेनी फार्मर्स। एंड व्हाट अबाउट द सॉइल क्वालिटी? सॉइल क्वालिटी तो विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस ही सॉइल क्वालिटी है। वो इसी पे काम करे कैसे सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाला जा सके। तो जैसे अगर आपका कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा होगा तो वो प्लांट की लीव्स, इसको मल्चिंग कहते हैं, ये सब डालते हैं, सॉइल को कवर करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर थ्राइव कर सके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस ही है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना। सो इट इज़ लाइक if we make a comparison, organic farming is saying, if you make a comparison to our body, organic farming is saying healthy रहना है तो healthy खाना खाओ। chemical farming is saying supplements लेते रहो, दवाई लेते रहो। ये दोनों के बीच का, इस सिस्टम को नहीं देख रहा है दवाई, वो बस कह रहा है आप ये लेते रहो, टैबलेट लेते रहो तो जिंदा रहोगे। पर फिर कभी तो आपको असर दिखेगा इतना टैबलेट लेने का। करेक्ट। वही हमारी मिट्टी के साथ हो रहा है। तो अगर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दिस लेंस, अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाए कि हमारी प्लेट में आज जो खाना है, हमारे फोर फादर्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी प्लेट में जो खाना था, मेजर डिफरेंस क्या है? I mean, let's broaden the question little bit. Grandparents को प्योर खाना तो मिलता था, ये तो हमको पता ही है। ग्रैंड पेरेंट्स का हेल्थ भी बेटर था। मेनली प्लेट से ज़्यादा उनका पूरा एनवायरनमेंट ही बेटर था। उनके अन्न का एनवायरनमेंट बेटर था, तन और मन के लिए भी एनवायरनमेंट बेटर था। तो इवन द काइंड ऑफ फूड दे एट नेचुरली, तब सॉइल में इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। आज पॉपुलेशन भी ऑब्वियस है, मैं बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सब उसके साथ साथ हमारी सॉइल की क्वालिटी डाउन हुई है, जितना केमिकल यूज़ हुआ है। बट इवन बैक देन, लाइक द अमाउंट ऑफ फिजिकल एफर्ट दे यूज्ड टू डू, जितना चलते थे, पानी भरते थे, जितना बेसिक लाइफस्टाइल में ऑलरेडी एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड था। एंड इवन कम्युनिटीज़ जिस तरह से रहते थे, आसपास लोग थे, रिश्ते थे, शाम को मंदिर चले गए, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती थी। सो एवरीथिंग वाज गुड, नॉट जस्ट देयर प्लेट वाज बेटर, देयर होल लाइफस्टाइल वाज बेटर। There is also very interesting research, especially on food. So जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे देसी वेराइटीज़ भी होते हैं, और अब जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स आए तो उनके साथ बहुत सारे इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आने लगे। 2023-2024 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अगेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसने एक रिसर्च करी सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे। उसने जो 1960s के पहले के गेहूं और चावल थे वो उगाए, बगल में उसने जो साइंटिस्ट ने नई वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करी, हाइब्रिड वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करी, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करी, वो उगाए। हाइब्रिड वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करने का जो रीज़न था वो था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि ज़रूरत भी थी। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसका न्यूट्रिशन पे क्या असर पड़ता है। जब इन्होंने ये दोनों साथ में उगाए, सेम क्लाइमेट, सेम सॉइल, सेम पानी, सब सेम, जब उन्होंने उसका न्यूट्रिशनल टेस्टिंग करी तो राइस में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो 30 से 50% कम थे इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड वेराइटीज़ में। हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, जिससे बहुत सारे मेजर डिसीजेस लाइक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, कैंसर, ये सब हो जाता है, वो 15 गुना ज़्यादा था। That's 1500% more in these new varieties। तो ये प्रूवन है
कि जब हम देसी वैरायटीज का जो हमारा खाना था उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन था, तो मतलब सॉइल हेल्थ वो बीज सॉइल से ज्यादा इंटेलिजेंटली न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता था एंड एंटी न्यूट्रिएंट्स को अवॉइड करता था। वो बीज में वो नेचुरल इंटेलिजेंस थी। वो तो नेचुरल पहले के लोग ही नहीं, पहले के सीड्स भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। सो ग्रैंडफादर्स के प्लेट में हाँ। देसी सीड्स का खाना भी था, अच्छी सॉइल तो थी, बीज भी देसी था ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के प्लेट में। थैंकफुली अभी भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने उन देसी बीजों को पिछले 60 सालों तक बचा के रखा हुआ है। हमारे बहुत सारे फार्मर कलेक्टिव ने सीड बैंक्स बनाए हुए हैं ताकि वो इस मार्केट प्रेशर के बावजूद भी उन सीड्स को प्रिजर्व कर सकें। तो आज भी हमारे पास एटलीस्ट इतनी चॉइस तो है कि हम देसी बीज का खाना खाएं, देसी गेहूँ, देसी चावल, देसी दाल खाएं। उसी से हमारा न्यूट्रिएंट एटलीस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 30 से 50% बढ़ जाएगा। गांव का किसान इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में सीड बचा रहे हैं, एक सीड बैंक बना रहे हैं। वो जो सीड बचा रहे हैं उसको फ्री में दूसरे किसानों को दे रहे हैं कि यार तुम भी उगाओ, तुम्हारे 50 साल पहले ये उगाते थे, तुम भी उनको हेल्प कर रहे हैं इसको उगाने में। यहाँ पे एक बड़ी कंपनीज है वो पेटेंटिंग कर लेते हैं, वो पेटेंट कर रही है, वो बीज दे रही है, वो जो उसको किसान को बीज दे रही है उससे अगली साल फसल भी नहीं निकलेगी, तुम्हें अगली साल वापस आना पड़ेगा मार्केट से यही बीज खरीदने। तो यहाँ जो सीड बैंक किसान बना रहे हैं वो दूसरों को बीज दे रहे हैं और उनको एम्पावर कर रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आने की कभी जरूरत नहीं है। ये कितना ज्यादा ऑब्वियसली उन्हें पता है नेचर के लिए अच्छा है, हमें इसकी जरूरत है। यहाँ पे वो उसको पेटेंट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फोकस सैडली सिर्फ बिजनेस पे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे है। लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोच रहा है कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फार्मर पे, नेचर पे, जो लोग खाना खाएंगे उनकी हेल्थ पे क्या होगा। समहाउ सैडली इसके बारे में उधर लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, किसान के पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एंड आई थिंक जिन किसानों ने बीज बचाए हैं ना, आई मीन दैट इज क्वाइट अ जॉब टू डू। सो दीज आर ऑल आवर साइलेंट हीरोज जिन्होंने एक फ्यूचर का होप बचा के रखा हुआ है कि योर एंड माई किड्स कैन स्टिल होप टू ईट इक्वली न्यूट्रिशियस फूड्स एंड नॉट नेसेसरली पॉप सप्लीमेंट्स, क्योंकि फूड में ही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने की पोटेंशियल है। सो दीज आर ऑल अनसंग हीरोज विच आर आर फार्मर्स, जिसको हम छोटे बेचारे किसान बोलते हैं, पर वो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिक्योर करके बैठे हुए हैं चुपचाप, यू नो, साइलेंटली। इट इज़ ट्रू कि इंडिया में बहुत लोगों को ऑर्गेनिक फूड अफोर्ड नहीं हो सकता, बट लेट्स अज्यूम कि ये पॉडकास्ट मिडिल क्लास एंड अबव लोग ज़्यादा शायद देखेंगे। यूजुअली वी फाइंड दैट अ मिडिल क्लास फैमिली एक रेस्टोरेंट के मील में 1500 रुपया 2000 रुपया स्पेंड करने को ओके है। हाँ। महीने का उतना ही स्पेंड बढ़ेगा अगर आप ऑर्गेनिक पे स्विच कर रहे हो। इट इज नॉट सच अ बिग शिफ्ट। ओके। EMI पे आईफोन लेने को भी रेडी है, 2000 की ब्रांडेड टी शर्ट लेने को भी रेडी है, पर जो दाल 150 या 170 में मिलती है उसके 200 देने को नहीं रेडी है। इसका मतलब ये है कि मुझे उस फूड में वो वैल्यू नहीं दिख रही। करेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो महंगा है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस पे स्पेंड करूंगा। ये इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि रेगुलर फूड का खतरा कितना है, करेक्ट, और इसका फायदा कितना है। बच्चे की एजुकेशन पे हम लोन लेने को तैयार है जो 10 साल में पे करेंगे, पर बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसके साथ जो खा रहा है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्वियसली। सो व्हाई नॉट ओपन अप टू स्पेंडिंग हियर आल्सो। विथ टाइम ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज अगर इसको खरीदेगी, अगर बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, तो मार्केट में जितने ज़्यादा डिमांड होगी उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे भी आएगा। बट आज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो, एक रेस्टोरेंट का मील हटा दिया तो आप अफोर्ड कर सकते हो, देन देयर इज नो रीजन टू से यार ये बहुत महंगा है। the question is, are you seeing the value in it today or not? So ये चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर वेरी ब्रीफली। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं टू आंसर इट। डन। वन थिंग एवरी चाइल्ड शुड लर्न। I think every child should learn how to grow food. स्कूल करिकुलम।
स्कूल करिकुलम में डालो यार। Very मैं good, बता रहा very हूँ good. कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि लोगों को लगता है फ्रूट जो है वो जेप्टो ब्लिंकिट से आता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि गांव में कोई किसान है जो खाना उगा रहा है। एक फूड हैबिट जो हम लोगों ने इस मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में अननेसेसरीली अडॉप्ट कर लिया। I personally think too much oil used in food, in cooking. जितना तेल यूज कर रहे हैं, जितना मैं देखता हूँ पर्सनली हाउस होल्ड्स में, उतना ज्यादा तेल हर एक मील में डालने की जरूरत नहीं है। सबसे अंडररेटेड इंडियन फूड? I mean, I personally found bananas to be really underrated. कि मैं उसका फ्रूट खा सकता हूँ, उसका फ्लावर होता है, उसके फ्लावर की सब्जी बन जाती है, उसका बनाना स्टेम होता है, बनाना स्टेम का जूस हमारे लिए बहुत अच्छा है, बनाना स्टेम की सब्जी बन जाती है, उसके पत्ते होते हैं, पत्ते से आप पत्तल बना के उस पर खाना खा सकते हो। इट्स लाइक अ ट्री विच इज ऑल राउंड, अपने आप ही उग जाता है। एक बनाना पेड़ उगेगा, बगल में दूसरा अपने आप निकल आएगा। सो इट्स एन ऑल राउंडर ट्री विच, और हम कहते हैं अरे केला क्या है, सस्ता सा है, 6 रुपए का मिल जाता है। कोई वैल्यू ही नहीं करता है यार केले को। वन फूड यू विश एवरी इंडियन एट? मिलेट्स इंस्टेड ऑफ राइस। वो तो गवर्नमेंट भी अभी आजकल बहुत ही कर रही है। बट इंस्टेड ऑफ राइस से नहीं बोल रही है। हाँ। आई विश इंस्टेड ऑफ राइस, इतना चावल जो खा रहे उसके जगह मिलेट्स होता ना तो काफी फर्क पड़ जाता हर घर अच्छा, में। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही खाना खाना हो, क्या होगा? नहीं हो सकता। आई थिंक आई मीन टेस्ट वाइज भी नहीं हो सकता, हेल्थ वाइज भी नहीं हो सकता। आई कैन डू कि मैं एक ही फार्म पे रह रहा हूँ और उस फार्म पे मैं नहीं, 25 एक ही मील खाना हो ना, तो उस मील में यू कैन पुट प्रोटीन्स, फाइबर्स, ऑल ऑफ दैट। एक मील वो क्या होगा दैट यू कैन ईट एवरी डे? समथिंग लाइक अ साउथ इंडियन थाली। अच्छा, लाइक एवरी डे यू कैन ईट। या ठीक है। वन हैबिट पीपल शुड स्टॉप इमीडिएटली? वही ऑयल्स, टू मच ऑयल्स इन फूड। वन हैबिट दैट आई वुड से पीपल शुड स्टॉप इमीडिएटली इज, ये जो जब भी सब्जी अभी लेने जाते हैं ना, तो उससे पैसा की ये ना बोलने कि भाई 5 रुपए कम कर दो एटसेट्रा, या धनिया डाल दो, मतलब दे दो यार पैसा, वो भी अपना काम कर रहा है। एटलीस्ट जो आपको खाना दे रहा है उसको इस तरीके से बार्गेनिंग मत करो उसके साथ। मॉल में जाके तो नहीं करते हैं। हाँ। ऑर्गेनिक के नाम पर सबसे बड़ा मिथ? अच्छा, ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा मिथ, ऑर्गेनिक खाएंगे तो हमारी हेल्थ को अभी और कुछ नहीं होगा। नो वन थिंग इज द आंसर। परफेक्ट। पूरी लाइफस्टाइल, आपका फूड भी सही होना चाहिए, लाइफस्टाइल भी सही होना चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो इट्स नॉट ये मैं तो अभी ऑर्गेनिक खाता हूँ, अब मुझे क्या चिंता, सब कुछ करना है। एक चीज जो हर शहर वाले को फार्मिंग के बारे में पता होनी चाहिए? हर किसी को पता नहीं खाना उगता कैसे है। मैं बताऊं आपको, कई लोग ना मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं ये जो दाल मेरे पास आ रही है ये फ्रेशली हार्वेस्टेड है ना। मतलब सर, दाल जो है साल में 1 या 2 बार ही उगाई जाती है, सब्जी नहीं है कि कल हार्वेस्ट हुई और आप तक पहुंच गई। तो कंज्यूमर को ये भी नहीं पता है कि आपका गेहूं, चावल, दाल जो है वो कब हार्वेस्ट होता है, प्रोसेस क्या, यही नहीं पता। तो बेसिक्स तो बताओ। इंडिया में फार्मर को सिंपैथी ज्यादा मिलती है या रिस्पेक्ट? दोनों भी नहीं मिलती है बट मिलनी तो चाहिए रिस्पेक्ट। अगर आप बने एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हर पैकेट में मेंशन हो कौन से फार्मर से आ रहा है और उसकी किस तरीके से प्रोसेसिंग हुई है, उसकी डिटेल सबको बतानी पड़े। आई वुड एलोकेट अ गुड अमाउंट ऑफ बजट कि कंटेंट क्रिएटर्स रील्स बनाएं, कि जितना रिसर्च हो रखा है ऑलरेडी इस पे बस कंटेंट क्रिएटर्स रील बनाए तो सब लोग जागरूक हैं। अच्छा फूड तो डिमांड करने लगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आर यू लिसनिंग? एक क्रॉप जो ज्यादा उगनी चाहिए? आई वुड से मोरिंगा। मोरिंगा इज अ वेरी गुड क्रॉप। आपको न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन्स बहुत हैं, सॉइल को बहुत जल्दी रिकवर करती है। सो लॉट ऑफ पीपल आर नाउ आल्सो ग्रोइंग इट वे मोर। एक चीज जो किसान जानते हैं और शहर भूल चुका है? किसान जानता है कि नेचर मेरे से बड़ा है। शहर वाले को लगता है मैं नेचर से बड़ा हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक बेस है, और वो नेचर वो उसको बार बार वो बताता रहता है। हाँ, एक्चुअली बताता हमें भी रहता है, हम सुनते नहीं है। हमको हम बहरे हो चुके हैं। हाँ। सक्सेस या पीस? पीस। कन्वीनियंस और कॉन्शियसनेस। ग्रोथ और स्टेबिलिटी? ग्रोथ। स्टेबिलिटी बोरिंग है। प्रॉफिट या पर्पस?
Purpose that can sustain over a long period of time. Purpose is the profit, little bit of profit that can Enough sustain. profit to sustain it. City or village? Village, any day village. No need to answer it. Yeah. Ambition या contentment? Ambition. Ambition. एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ बदली, एक ऐसी हैबिट या इंसिडेंट? Incident. इंसिडेंट और हैबिट, whatever comes to your mind. इंसिडेंट तो मैं कहूँगा जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में उस गांव में गया था, और जब पहली बार मैं किसी से रास्ता पूछा और उसने मुझे बैठ के खाना खिला दिया, उस इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी. मैं बोलूँगा एक फिल्म जिसने मेरी लाइफ बदल दी. देयर इज अ मूवी कॉल्ड मोटरसाइकिल डायरीज. अरे वाह. अरे वाह. लास्ट थिंग दैट मेड यू इमोशनल? शादी का दिन नहीं बताना. Last thing that made me emotional, my partner's grandfather passed away 2 weeks ago. That was tough. Yeah, I am always emotionally very charged. Like मैं अगर पोस्टर भी डिजाइन करता हूँ तो मेरा इमोशन भरा हुआ है. आज सुबह मैं पोस्टर डिजाइन करके आया, हमारा एक स्टॉल लग रहा है, मतलब ये लेट्स डू इट. अच्छा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, आप दोनों ने, लास्ट नहीं है मतलब सेकंड लास्ट, आप दोनों ने अपनी जिंदगी में डायरेक्शंस बदली हैं. दोनों ने अलग अलग पढ़ाई की और उसके बाद करियर एक अलग चुना. अगर कोई 25 साल का बच्चा भी आपका एक पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि उसने एक गलत रेस में जुड़ गया, तो उसे क्या करना चाहिए या आप उसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब this is a whole podcast in itself. I would say, मतलब very briefly, if you like, आपका छोटा भाई छोटी बहन है जो अभी उस एज ब्रैकेट में है, and probably they are into they enroll themselves into BTech or something else, and now they see कि यार ये मेरे लिए नहीं है, like you realize, तो what should they do? Yeah. I would say, अगर कोई चाहे 25 साल का हो, 35 साल का हो, 50 साल का हो, उसको लग रहा है कि वो गलत रेस में जुड़ गया है, they need to just take a pause. Just give yourself some time, 6 months, 12 months. Recalibrate yourself. कुछ मत सोचो क्या नया करना है, बस पॉज ले लो. 1 साल जिंदगी जियो बिना ये सोचे कि मैं उसके बाद क्या करूंगा. आंसर अपने आप आ जाएगा. कुदरत हमें अपने आप बता देगी क्या करना है. You can't have anything more than that. Yeah, definitely. We'll So go with that. taking a pause, recalibrating yourself is the answer. Yeah, I mean, follow your heart, because and the way of the heart is you don't know the next step. The mind always calculates this is the next step. The way of the heart knows उस तरफ शायद कुछ है पर दिखेगा नहीं, अंधेरा है. You have to go towards the darkness and trust that You see the light. your light will emerge. Yeah. Wow. Last question. Okay, last question. So अगर कोई नए entrepreneurs और students who are planning to get into entrepreneurship आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है? अगर कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है जहाँ वो चाहता है कि उसके काम से केवल प्रॉफिट ना हो, साथ में पर्पस भी हो, then I would just suggest first work somewhere, work in an organization which you think which is living on these values. तभी आप जब सीख जाओगे ना तो आपको समझ में कितना मुश्किल काम है ये, और तब आप सीखोगे और आपको पता लगेगा अच्छा मुझे किस चीज़ के लिए रेडी होना है. So I'll just say, if you're in college, don't directly jump into social entrepreneurship. Work at some social startup which is doing good work. Yeah, I don't think I'll differ on that. Do you want to add something to it? Yeah, learn before you take the leader's role. Follow before you lead. There's just no other way around it. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आप दोनों को, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट करें, इसका हम भी एक हिस्सा बने. बिल्कुल. हम भी आपसे केसर लें और फिर आपको दोबारा मिलाएं जब when you become the first biggest organic food company of this country, and hopefully the most trusted one. And the most trusted one. That's how you'll become big, no? Yeah. Yeah, that's our goal. Thank you so much. Thank you.